हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, बट उसके बाद आज बहुत दिनों के बाद ये जो वीडियो है वो आ रही है। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास में जो सबसे पहले होता है वो है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो हमारे पास में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो ओवरीज होते हैं। एक पेयर ऑफ ओवरीज हमें मिलते हैं। ओवरीज के साथ में हमें एक पेयर ओविडक्ट का भी देखने को मिलता है, यूट्रस भी मिलता है, सर्विक्स, वजाइना और कुछ एक्सटर्नल जेनिटेरियाज हैं, जैसे हमारे पास में लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस। ये हमारे पास में एक्सटर्नल जेनिटेरियाज हैं। साथ में हमारे पास में एक पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स भी मिलते हैं, ठीक है, जो कि इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। अब देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने मेंशन करी है ना जैसे जो भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन्ड हैं ये हमारे पास में ये सारा फंक्शन करती हैं। जैसे ओवुलेशन की बात करें तो ओवुलेशन कौन करेगा? ओवरी ओवुलेशन करेगी। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। प्रेगनेंसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा, इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबल है? यूट्रस रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे तो प्रेगनेंसी होने के बाद में बेबी का जो है डेवलपमेंट होता है। बर्थ के लिए तो बर्थ कैनाल हमारे पास में आता है। जो सर्विक्स और वजाइना होता है ये मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है। और जब बेबी बाहर आता है तो वो वजाइना के थ्रू बाहर आता है और वहाँ पे लेबिया मेनोरा और मेजोरा ये दोनों होते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी इसमें कवर हो गए। चाइल्ड केयर में कौन? मैमरी ग्लैंड हेल्प करता है, उससे हमारा जो है मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग होता है बच्चे के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ओवरीज जो है ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये फीमेल गैमीट यानी ओवम को जो है ये प्रोड्यूस करता है। इसके बाद में ओवरी जो है यहाँ पे कुछ सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं। ओवेरियन हार्मोन हमारे पास दो होते हैं, एक ईस्ट्रोजन एक प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन जो होता है हमारे पास में वो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को सस्टेन कराने में हेल्प करता है। अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कांस्टेंट होगा तो प्रेगनेंसी सस्टेन रहेगी। अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो यहाँ पे एबॉर्शन हो जाएगा बेबी का, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ओवरी के डायमेंशन के बारे में। तो सिर्फ हमें लेंथ देखना है। इट इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। और ये कनेक्टेड रहेगा कहाँ पे? हमारे पेल्विक वॉल पे और यूट्रस पे थ्रू लिगामेंट्स। बस यहाँ तक क्लियर है। ईच ओवरी में हमारे पास में ना ये वाली चीज़ मिलेगी, ये वाला कंडीशन मिलेगा। देखते हैं ये वाला कंडीशन क्या है हमारे पास में। ओवरी, ये ओवरी का हमने ना जो है डायग्राम बनाया है, ठीक है। ओवरी का डायग्राम बनाया है। ओवरी में जो है हमारे पास में ये बीच में मेड्यूला रहता है, ठीक है। ये बाहर के साइड में हमारे पास में कॉर्टेक्स रहता है, ठीक है। और इस टोटल को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे? इस पूरे को मिला करके हम लोग स्टोमा कहेंगे, ठीक है। और ये जो पतली वाली लाइनिंग है ना ऊपर से, इस लाइनिंग को हम लोग कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये चीज़ हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में ये जो है लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल व्यू है हमारे पास में। ये हमारे पास में प्यूबिस सिम्फाइसिस है, बोन है। ये हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर है, मेल फीमेल दोनों में मिलेगा। और फीमेल में इसके पीछे जो होता है वो यूट्रस होता है, जो कि सिर्फ फीमेल के अंदर में मिलता है। ये वजाइनल एरिया है, ये सर्विक्स है, वजाइना है। ये हमारी ओपनिंग होती है, ऑरिफिस है ये वाला पार्ट, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे ये ओवरी का हमारे पास में व्यू है। यहाँ पे जो ये पूरा लिखा हुआ है ना पैराग्राफ, इसको हम लोग बस इस एक पिक्चर के थ्रू समझ लेंगे, ठीक है, और फंक्शन के साथ में। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो फेलोपियन ट्यूब है इसे हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं और ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। देखो यहाँ हमारे पास में सबसे पहले क्या है? ओवरी है। ओवरी ओवुलेशन करेगी तो हमारे पास में ये जो फेलोपियन ट्यूब है पूरा, इस पूरे फेलोपियन ट्यूब को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में अब हमारा सबसे पहला आता है ये फिम्बरी, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। तो जब यहाँ ओव्यूलेशन होगी तो यहाँ से
ओव्यूल यहाँ पे जाएगा, आई मीन ओवम जाएगा, ठीक है। ओवुलेशन होगी तो हमारा जो ओवरी है वो एग को बाहर की साइड फेंकेगा, बाहर की साइड फेंकेगा। फिम्बरी या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगी, कैच करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो फिम्बरी ने कैच किया। इसके आगे इनफंडिबुलम हमारा फनल शेप्ड जो है, नेक्स्ट आएगा इनफंडिबुलम, यहाँ पे जाएगा जो हमारे पास में ओवम है। उसके आगे बढ़ेगा एम्पुला, एम्पुला रीजन में, और एम्पुला इस्थमिक जंक्शन जो होता है, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसके आगे जाएंगे, फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो जो फर्टिलाइज्ड एग होगा हमारे पास, ओव्यूल होगा, वो तकरीबन 16 सेल स्टेज, 16 से लेकर 32 सेल स्टेज तक में यूट्रस में एंटर करेगा। यूट्रस को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में हिस्टेरा कहते हैं और इसके रिमूवल को हिस्टेक्टॉमी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जब यूट्रस में आएगा तो यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। यूट्रस की कितनी लाइनिंग, 3 लाइनिंग। सबसे अंदर, ये सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम, ये हमारे पास में रिदमिक चेंजेस शो करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसके बाद है मायोमेट्रियम, ये वाला। अगर प्रेगनेंसी होती है तो 9 महीने के बाद में जो नेचुरल डिलीवरीज होती है ना, तो जो लेबर पेन स्टार्ट होता है ना, वो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। और वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता किसकी वजह से, वो एक एंडो न्यूरो मैकेनिज्म होता है, या न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कह लो उसे। उसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन से सिग्नल आती है, वो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब कोई चीज़ हो रही है जिसकी वजह से सिग्नल ब्रेन के पास जा रहा है और ब्रेन उस चीज़ को और पुश कर रहा है, फिर वो चीज़ और हो रही है और सिग्नल ब्रेन के पास जा रहा है और चीज़ें पुश हो रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सबसे पहले टाइम जब हमारा कंप्लीट हो जाता है 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड, हमारे ब्रेन के पास में सिग्नल जाता है कि भैया आप तो बेबी की डिलीवरी करानी है। तो वहाँ पे हमारे पास में हमारा ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस को बोल के ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराता है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है तब वहाँ से हमारे पास में ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ होगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा मायोमेट्रियम में। अब वापस ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, वापस ब्रेन वहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रीट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, फिर और ज़्यादा सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब पूछा जाए एंडोमेट्रियम किस चीज़ से बना है, तो एंडोमेट्रियम हमारे पास कुछ ग्लैंडुलर सेल से बना है, ठीक है। मायोमेट्रियम किस चीज़ से बना है, स्मूथ मसल से बना है। पेरीमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम एक नॉर्मल हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू से बनता है, ठीक है। यहाँ तक में क्लियर, ये बस प्रोटेक्शन का काम करता है यूट्रस को, बस और कुछ भी नहीं। इसके बाद में सर्वाइकल सर्विक्स कहते हैं या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, और वजाइना, इस पूरे को मिला करके हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। बस इतनी चीज़ें, यूट्राइन फंडस देख लेंगे, बस इतनी चीज़ें, इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना और कुछ भी नहीं। हमारा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो हमारे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमारा पहला प्रेफरेंस होगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में ये नहीं होगा तो हमारा नेक्स्ट अलॉन्ग साइड ऑप्शन क्या आ जाएगा, एम्पुला। बट हमेशा ध्यान रखना अगर दोनों ही आ जाए आंसर में तो हमारा पहला प्रेफरेंस क्या होगा, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आ गया इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट जिसे हम एम्पुला कहते हैं। फिर लास्ट पार्ट जो है वो स्टमक होता है, ये नैरो ल्यूमेन होता है जो ज्वाइन करता है यूट्रस को और एम्पुला को, ठीक है। यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज कॉल्ड वुम्ब। वुम्ब कहते हैं, ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, ठीक है, सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स और पेल्विक वॉल पे अटैच्ड होता है। कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, और ये हमारी यूट्रस में प्रेजेंट होता है, यूट्रस के ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है। मैंने वॉल्स के बारे में बता दिया, आप पढ़ लेना एक बार, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बारे में, ठीक है। एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस शो करता है या रिदमिक चेंजेस शो करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और डिलीवरी ऑफ द बेबी कौन कराता है, मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करके, ठीक है। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात कर लेंगे हम। 3 मैंने इसमें से बता दिया, लेविया माइनोरा, मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, एक और है हाइमन और क्लिटोरिस भी है साथ में, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर हम लोग अंदर से बाहर की तरफ बात करें तो सबसे अंदर में जो है ना हमारे पास वजाइना के 2 फोल्ड्स आते हैं। एक अंदर वाला फोल्ड होता है, स्मॉल फोल्ड होता है, एक बाहर वाला फोल्ड होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इसे हम लोग लिप्स ऑफ वजाइना भी कह सकते हैं या फिर फोल्ड्स ऑफ वजाइना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट जो होगा उसे हम लोग कहेंगे माइनोरा। छोटे बच्चे अंदर रहते हैं, छोटी चीज़ें अंदर रहती है, ठीक है। तो लेविया माइनोरा जो है वो सबसे इनर लिप होगा।
और लेबिया मेजोरा उसके ऊपर होगा। और सबसे ऊपर जो फैटी टिश्यू वाला एरिया होता है जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। इसके बाद में हाइमन जो होता है ये पार्शली कवर्ड टिश्यू होता है, वजाइनल ऑरिफिस को ये पार्शली कवर करता है। हाइमन ज़रूरी नहीं है हर किसी में हो, ठीक है। कभी कभी ये हैवी एक्सरसाइज, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, हैवी डांसिंग की वजह से फीमेल्स में रप्चर हो जाता है। कभी कभी बाई बर्थ ही नहीं होता है, ऐसा हो सकता है कि किसी की मम्मी में नहीं हो तो उस बच्ची में भी नहीं होगा हाइमन, ठीक है। तो हाइमन को कभी भी हम लोग वर्जिनिटी एज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं लेते हैं। इसके बाद क्लिटोरिस की बात करें तो क्लिटोरिस हमारे पास में कुछ टिश्यूज से बनते हैं और ये सेम वही टिश्यूज होते हैं जिसमें मेल्स में जिसमें पेनिस बनता है ना, उसी तरीके के कुछ टिश्यूज से क्लिटोरिस बनता है। और क्लिटोरिस जो होता है जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो फीलिंग होती है उसकी वजह से ये इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ये सारी चीज़ें आ गई हैं, आप इसको एक बार में रीडिंग लगा करके देख सकते हो। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। हमारा पहला है ऑक्सीटोसिन के बारे में दिया हुआ है। ऑक्सीटोसिन हमारे पास, इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, एक बहुत बेसिक सा इसका जो है कॉमन नेम है। ये हमारे पास में मिल्क सिक्रेशन में या फिर मिल्क के रिलीज में हेल्प कराता है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन जो है ये हमारे पास मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। तो मिल्क का बनना प्रोलैक्टिन की वजह से और मिल्क का निकलना ये हमारे पास में ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन एक और काम करता है, जो हैवी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है ना डिलीवरी के टाइम पे, बेबी की डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, लेबर पेन जो क्रिएट करता है वो ऑक्सीटोसिन ही होता है, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मदर को लेबर पेन इंड्यूस कराना पड़ता है बाहर से, तो जो हम लोग इंजेक्शन देते हैं ना वो ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मिल्क फॉर्मेशन पे। तो मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ होगा? एल्वेलाई में होगा। एल्वेलाई क्या होता है अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। मैमरी एल्वेलाई में होगा और जो स्टोर है ये ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई में होगा। ये चीज़ें बस याद रख लेना आप, बस और कुछ नहीं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमारे पास में आता है ये जो पूरा है इसको हमने इसमें समझा दिया है, इसको याद कर लेना। सबसे पहले होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज, ठीक है। सबसे पहले तो फैट के लेयर्स आ जाते हैं यार बाहर में, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये वाला हम लोग पूरा पढ़ते हैं, ये पाथवे ऑफ मिल्क है, मिल्क कैसे निकलता है, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास में ग्लैंडुलर टिश्यू आएगा। एक ग्लैंडुलर टिश्यू में 10 से 20 मैमरी लोब्स होंगे, हर में एक मैमरी एल्वेलस होगा, उसमें एक ट्यूब्यूल होंगे, फिर मैमरी डक्ट्स निकलेंगी, मैमरी एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर लास्ट में निकलेगा निपल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आकर के हमारे पास में ये चीज़ें निकल जाती है। इसे एज इट इज़ याद कर लेना है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे जो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होती है और इसी के एल्वेलस के ल्यूमेन में मिल्क जो है वो स्टोर हो जाता है। देखो मिल्क बनने की प्रक्रिया, मतलब मिल्क बनने की प्रक्रिया जो है वो पहले भी जो है फीमेल्स में एज के साथ में चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत माइन्यूट अमाउंट में, लेकिन ये रिलीज तभी करती है जब प्रेगनेंसी हो जाए, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये जो है हमारे पास में रिलीज होता है मिल्क का। बट कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि जो फीमेल्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है ये सोच के कि माइट भी उनका जो है फिटनेस, उनका जो है शेप ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं आज के टाइम पे जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है अपने बच्चों को। तो इसके वजह से क्या होता है कि उनके एल्वेलस के ल्यूमेन में जो स्टोर्ड मिल्क है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाई होने के बाद में वो चीज़ वहाँ पे ट्यूमर का रूप ले लेता है। सॉलिडिफाई होने के बाद में वो वहाँ क्रिस्टल्स बनाते हैं, या ये यूँ बताओ बोलो कि वहाँ पे लंप बना देते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न या कॉज हो सकता है आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर बनने का। और हमें पता है फीमेल के अंदर सबसे ज़्यादा कैंसर कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में पाया जाता है। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कैंसर होना, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रहना रख सकते हैं। ये हमारे पास में कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं चीज़ों के। तो ये हमारे पास में चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपके। मैं अभी ज़्यादा चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करी हूँ क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकते हो। बीच बीच में एक दो क्लिनिकल पॉइंट्स मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में बनाई है, यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो भाई तुम्हें अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना आता है, तुम टेबल याद करो, उसे ट्रांसलेट करके एग्जाम में लिख देना,
बोर्ड्स के एग्जाम में आएगा, अदरवाइज नीट वगैरह में तो तुमको ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, लिखना होगा तो तुम्हें अपना सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। हम आज अच्छे स्पीड पे चल रहे हैं तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो हमारे पास में गैमेट के बनने वाली प्रक्रिया, गैमेट के बनने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों की कॉमनली हम लोग बात करें तो इसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। ह्यूमंस में मेल में जो स्पर्म्स बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में जो ओवम कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग oogenesis, ठीक है। तो दोनों हम लोग 1 by 1 करके यहाँ पे देखेंगे। अब आ जाओ, देखो इतना जो तुमको पूरा ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैंने यहाँ पे ये देखो ये कौन साइज हो गया है, ये कौन साइज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। चलो फटाफट हम लोग देखें। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास में जो स्पर्म मदर सेल है उसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और इसका जो है प्लॉइडी क्या होता है, 2N, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारे पास माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद हमारे पास बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे अगर माइटोसिस हुआ तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा या 2 बनेंगे या 4 बनेंगे। यहाँ पे 2 बनेगा क्योंकि माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल बनता है, ठीक है। और प्लॉइडी भी सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ लिया होगा क्लास 11th में, ये चीज़ हुई यहाँ पे। अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस होने स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद में हमारे पास प्लॉइडी क्या हो गई, 2N हो गई। मियोसिस, अब यहाँ पे मियोसिस का प्रक्रिया होगा। मियोसिस की प्रोसेस में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2, और दोनों को यहाँ पे अलग अलग हमने दिखाया है, ठीक है। मियोसिस 1 होगा तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और हमें पता है इसकी प्लॉइडी पहले स्टेप में ही आधा हो जाता है। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ देता है कि हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल बी ऑब्टेन्ड बाय द डिवीजन ऑफ वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ले रहे हैं तो हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। लेकिन वहीं अगर तुम्हें कह दिया जाए कि अगर हम एक स्पर्मेटोगोनिया ले रहे हैं तो कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, तो हमें समझना पड़ेगा कि एक प्रोसेस तो यहाँ होगा पहले, तो यहाँ हमें 2 मिलेंगे, ठीक है। फिर वो दोनों ही एक एक करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे, तो 2 से 4 हो जाएंगे। तो हमारे पास इस पर आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आप देखना कि वो स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में मियोसिस 2 में हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होगा। प्लॉइडी अगेन सेम हो जाएगी, लेकिन नंबर 2 बढ़ जाएगी, ठीक है। 1 से 2 हो जाएंगे। यहाँ पे अगेन एक चीज़ और क्वेश्चन आ सकता है आपके कि अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो वो कितने स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, या फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो वो कितने स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, या फिर एक स्पर्मेटोगोनिया है तो वो कितने स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगेन अगर एक स्पर्मेटोगोनिया है तो 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और 4 का दुगना कर दो 4 का दुगना 8 हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब दोनों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा माइटोसिस का मियोसिस का प्रोसेस। तो 1 से 4 तो 2 दूना 4 को 2 बार इंटू कर दो, 2 दूना नहीं 4 दूना 8, ठीक है। चलो यहाँ तक में क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स में होगा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो हमारे पास में एक स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ना ये सेल के तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस हुआ इसका मतलब इसमें हमारे पास में टेल लग गया और हमारे पास में स्पर्मेटोजोआ यानी हमारा एक प्रॉपर दिखने वाला जो स्पर्म है वो रेडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल। अब देखो चीज़ें होती क्या है कि हमारे पास में जब सेल बनता है ये स्पर्म बनता है ना, तो सबसे पहले वो सेल के फॉर्म में होता है। सेल से उसको इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनना है ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनने में स्पर्मियोजेनेसिस लगता है। और फिर उसके बाद में इसका जो हेड होता है वो सर्टोली सेल के अंदर होता है। अब सर्टोली सेल को हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं, ये चीज़ मैंने पढ़ा दी है वहाँ पे
फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है हमने, जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंसीडर किया है, जहाँ पे हमने वहाँ पे पढ़ाया, उसमें सारी चीज़ें बता दी है, तो आप वहाँ से देख के ही आ रहे होगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रोसेस के नाम हैं और बच्चे तीनों प्रोसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 3 प्रोसेस देख लें। हमारे पास है पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। एक सेकेंड, हमारे पास में पहला नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं, पूरा प्रोसेस यानी स्पर्म बनने का जो शुरू से लेकर आखिरी तक की प्रक्रिया है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद में एक हमारे पास टर्म आता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिड से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मिड्स से स्पर्मेटोजोआ यानी प्रॉपर स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। मतलब स्पर्मेटिड्स है, नॉर्मल सेल है, उसमें हमारे पास में जो पूछ वगैरह, टेल्स वगैरह लग गई, हेडिंग कैपिंग हो चुकी है, वो सब होने के बाद में हमारा स्पर्मेटोजोआ रेडी है, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद एक आता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में जो स्पर्मेटोजोआ है ना, उसका जो हेड हो ना, ये सर्टोली सेल में धंसा रहता है, ठीक है। इसका जो हेड है ना, ये सर्टोली सेल में धंसा रहता है, यहाँ से ये रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पर्मिएशन, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। आप बस ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं वैसे PDF जो है वो डाल दूंगी लास्ट में, सबसे लास्ट में डाल दूंगी। आप बाकी यहाँ से देख करके लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, नोट्स बना सकते हो। जो मैंने ये इस तरीके से जो लिखती हूँ ना, इसको आप कहीं कहीं कॉपी में लिख लिया करो यार, लर्न करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प करते हैं। मेरे भी प्रिपरेशन के टाइम में बहुत हेल्प किया था इन चीज़ों ने, क्योंकि पैराग्राफ नहीं याद होते लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा ये हार्मोन वाला पार्ट देख लेते हैं इनका। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, ये मेल्स में जो स्पर्म बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है, गैमेट फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस जो होता है, उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इनका प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। हमें पता है फीमेल्स में जो है वो उनका oogenesis जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और इनका कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी फेज में स्टार्ट होता है। तो फीमेल ऑलरेडी इतनी आगे हैं और बताओ फीमेल से इक्वालिटी डिमांड कर रही है, तो ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हो गई ना। सो या अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में जो सबसे पहले एक हार्मोन है, दैट इज़ GnRH। GnRH इज़ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारे पास में क्या कहते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज, जब इसका सिक्रीशन बढ़ता है बॉडी में, तो वहाँ पे प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है। इसके बाद में एक हमारे पास में आता है GnRH जो होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट करके एक LH और एक FSH निकालता है। LH जो है ये लेडिक सेल के ऊपर जाके काम करता है और वहाँ से हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन को इनिशिएट कराता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजेंस कह लो, ठीक है। इसके बाद में FSH जो होता है ये सर्टोली सेल पे काम करता है और यहाँ से क्या स्टिमुलेट कराता है, ये यहाँ से ये स्टिमुलेट कराता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये वाला पोर्शन देखो। अब हम लोग थोड़ा सा स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें हमारे पास में 3 पोर्शन आता है। सबसे पहले हेड, नेक और टेल, ठीक है। हेड में हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोजोम है, जिसमें हम बहुत तरीके के यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, जो कि पेनिट्रेशन के टाइम में, जब एग में ये पेनिट्रेट करेगा तो उस टाइम पे जो है एग के वॉल्स को डिसॉल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे वॉल होते हैं, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, इन सबको डिसॉल्व करने का काम करता है, पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। इसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जो कि क्रोमोसोम मटेरियल यहाँ कंटेन करता है। नेक रीजन में हमारे पास मिडिल पीस होगा। मिडिल पीस में यहाँ पे जो हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये स्पाइरली अरेंज्ड होता है। स्पाइरली अरेंज्ड क्यों होता है, ये स्पाइरली अरेंज्ड होता है और इसका नाम नेबर्कन करके होगा, ठीक है। आप वैसे तो आप PYQ में नहीं आते, ये पुराने टाइप के क्वेश्चंस में आता था, तो इसको हम लोग नेबर्कन्स अरेंजमेंट कहते हैं। जानने की ज़रूरत नहीं, बस नाम सुन लिया, याद रह जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू। ये अभी के टाइम में नहीं पूछता है। इसके बाद में हमारे पास में ये बेसिकली नेबर्कन्स क्या है, जो स्पाइरली अरेंज होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, इस अरेंजमेंट को नेबर्कन्स अरेंजमेंट कहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं ये जो नेबर्कन्स साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने इस अरेंजमेंट का डिस्कवरी किया था, तो अपने नाम पे उन्होंने रख दिया। तो बेसिकली ये कुछ भी ज़्यादा नहीं है, पहले के टाइम में क्वेश्चन आते थे, अब तो पूछते भी नहीं है।
नेक्स्ट इज टेल है, हमारे पास विग्रस मोटिलिटी शो करने के लिए टेल दिखाते हैं। तो अब देखो कोई भी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो आपका इजैकुलेशन हो रहा है, ह्यूमन जो मेल का इजैकुलेशन हो रहा है उसमें अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं एक इजैकुलेशन में, ठीक है। तो उसमें अगर 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज होगा और उसमें से भी 40% की प्रॉपर विग्रस मोर्टेलिटी होगी, तब जाके चांसेस बनता है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, अदरवाइज देयर इज नो चांसेस, ठीक है। नेक्स्ट, secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm, ठीक है। इसके बाद सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म इसे सीमेन बनाता है। हम लोग स्पर्म सिर्फ सीमेन में स्पर्म नहीं होता, उसमें सेमाइनल फ्लूइड भी होता है जिसके अंदर हमारे पास फ्रुक्टोज मिलते हैं, कैल्शियम मिलते हैं एंड कुछ सर्टेन एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में function of male sex accessory duct and glands are mentioned by the testicular hormone, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना, यहाँ पे एक बार रीडिंग लगा लोगे समझ जाते हो, ये बहुत इजी चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis की बात करें अगर हम लोग, तो oogenesis होता है फीमेल का जो गैमेट होता है उसके बनने और मैचुरेशन होने की प्रोसेस को हम लोग पूरा क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं, ठीक है, फाइन। अब देखो यहाँ पे ये कब से स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही, मतलब सोचो हम लोग जब मम्मी के पेट में होता है हमारे अंदर में oogenesis स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। couple of million gametes mother cell oogonia are formed within each fetal ovary। जो सारे बच्चे की ओवरीज होती हैं, फीमेल चाइल्ड की जो ओवरीज होती है ना, उसमें वहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बहुत मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल oogonia बन जाते हैं। उसके बाद में सेल स्टार्ट्स डिवीजन एंड एंटर्स इनटू प्रोफेज 1, ठीक है, एंटर्स इनटू प्रोफेज 1, यहाँ पे दिखा होगा, रुको कहाँ दिखा है, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ आपको एक एक करके। देखो सबसे पहले इनमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पे oogonia है, ये माइटोसिस डिफरेंशिएशन करेगा, जैसे मेल में होता है वैसे ही इसमें भी होगा। सबसे पहले oogonia में माइटोसिस होगा, ये वाला टेबल आप मिलाते चलो, ठीक है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे oogonia है। मेल्स में ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, हमारे अंदर ये कहाँ स्टार्ट हो जाता है, फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइटोसिस हुआ, यहाँ पे भी माइटोसिस हुआ, यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, यहाँ प्राइमरी oocyte बना। अब ये अपना फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे हमारे पास में ये माइटोसिस जब करने जाएगी तो माइटोसिस पहले मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte क्या होगा, नहीं बन पाएगा और वहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा ये फीटल लाइफ के अंदर ही। फिर जब जन्म होगा और बच्ची प्यूबर्टी हिट करेगी तब जा कर के यहाँ पे इनका जो है प्रोफेज 1 से आगे बढ़ करके ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा, ठीक है। इस इनके प्यूबर्टी आने तक में 60,000 से 80,000 फॉलिकल बचता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होगा। अब यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte में इनका साइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, मतलब सेकेंडरी oocyte जो है वो काफ़ी बड़ा होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। ये डीजेनरेट कर जाता है। इसके बाद में अगर फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं हुई तो यहाँ से प्रोसेस नहीं आगे बढ़ेगा, यहीं पे डीजेनरेशन हो जाएगा ओवम का। और अगर प्रेगनेंसी हुई तब इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही प्रेगनेंसी होगी और स्पर्म आकर के पेनिट्रेट करेगा तब जा करके इनका जो सेकेंडरी oocyte बना था वो मियोसिस 2 में मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है और जैसे ही स्पर्म जो होता है ओवम के वॉल को पेनिट्रेट करता है उसके बाद में जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना मियोसिस मेटाफेज 2 से आगे निकल करके अब हमारे पास में ओवम का फॉर्मेशन करता है और वहीं पे दोनों का फ्यूजन हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये प्रोसेस, अब वापस से देखना समझ में आ जाएगा। अब इस चीज़ को आप लोग पढ़ना एक बार, अब आपको बहुत ही इजीली ये जो है वो समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग थोड़ा सा ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा आप लोग को अगर, तो यहाँ इस वाले
क्या कहते हैं, इस वाले डायग्राम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है, सबसे इनिशियल डेज में ये पहले ग्रो करेगा तो यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल बनाएगा। अभी यहाँ से हमारा जो है वो डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी टर्शरी जब प्राइमरी फॉलिकल से पहले सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल बनेगा। तो टर्शरी फॉलिकल में हमारे पास में एंट्रम कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो सिग्निफिकेंट कब होगा, प्रॉपर दिखेगा कब, प्रोमिनेंट कब होगा, ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, अब यहाँ अंदर अंदर डिविजन इनका चल रहा है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल ही रप्चर करके ओवम का यहाँ पे बाहर कराता है। ओवुलेशन का मेन इनका रिस्पॉन्सिबल ग्राफियन फॉलिकल होता है। अब यहाँ पे ओवम तो लिखा, लेकिन हम सब जानते हैं ओवम तो नहीं है, क्योंकि ये भी फर्टिलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अभी ये है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जब हमारे पास में जा करके जब इसमें स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद इनका जो होगा वो सेकेंडरी oocyte आगे बढ़ के ओवम बनाएगा और फिर उसके बाद में फ्यूजन होगा इनका। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे और फर्टिलाइजेशन का जो है ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और आई थिंक अभी हमारे पास में 2 और लेक्चर्स लगेंगे। वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इजी है, मैं आज ही करा दूँ क्या आप लोग को? मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कर ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, तब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। अच्छा, पहले तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। कहीं अगर डाउट रहता है एक बार इसको रीडिंग लगाओ, नहीं क्लियर होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दूंगी। और अगर कमेंट सेक्शन में मान लो मैं जो आंसर दे रही हूँ आपको उसमें नहीं समझ आता, यू कैन कम इन इंस्टाग्राम के DM पे आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर वहाँ पे भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उस क्वेश्चन का प्रॉपर वीडियो फॉर्म में जो है, शॉर्ट वीडियो फॉर्म में आपको आंसर बताऊँगी। ठीक है, चलो आगे हम लोग आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये हमारे पास में जो एंडोमेट्रियम का साइक्लिक चेंज होता है पूरे मंथ का, पूरे एक साइकिल का, उसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। चेंज हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे 3-4 जगह पे चेंजेस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ओवेरियन साइकिल देखते हैं, यूट्राइन साइकिल देखते हैं, हार्मोनल साइकिल देखते हैं। ये 3 चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हार्मोन्स में भी हम एक ओवेरियन हार्मोन देखते हैं, एक हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन देखते हैं। यहाँ 4 चीज़ें आप देख सकते हो, एक हमने पिट्यूटरी हार्मोन देखा, एक हमने ओवेरियन हार्मोन देखा, ओवेरियन इवेंट देखा, यूट्राइन इवेंट देखा। 4 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, अब आओ यहाँ पे देखो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग, इन सब में जो चलता है इनको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। पहला जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो आपका मेनार्क होता है। ठीक है, और सबसे आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है मेनोपॉज। ठीक है, बहुत जगह पे दोनों ही चीज़ें जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। मेनार्क भी सेलिब्रेट होता है, इंडिया के बहुत सारी जगहों में होते हैं, स्पेशली द साउथ साइड। ठीक है, जब बच्ची का मेनार्क होता है, पहले पीरियड्स आते हैं तो वो लोग काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, दैट इज़ ऑफ अराउंड 28-29 डेज़ का साइकिल होता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ऑन एन एवरेज कहा गया है। अगर आप ऑन ग्राउंड जाओ तो आपको साइकिल्स जो होते हैं वो 25 डेज़ के भी मिलेंगे, 29 डेज़ के भी मिलेंगे, 28 डेज़ के भी मिलेंगे, 35 भी मिलेंगे, 40 भी मिलेंगे। ठीक है, तो इतने डेज़ के साइकिल्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको हर महीने होती हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है, मेनार्क से ही अगर ये चीज़ें मान लो किसी फीमेल का है 35 या 40 डेज़ का फॉर एग्जांपल साइकिल है, अगर ये स्टार्टिंग से ही है दैट मीन्स ये आपका नेचुरल साइकिल नॉर्मल है ये आपके बॉडी में। ठीक है, नॉर्मल 40 डेज़ पे आपको पीरियड्स आते हैं, हर महीने हो रहा है, शुरू से हो रहा है। लेकिन अगर आपको हर महीने 30 डेज़ के अंदर में साइकिल आते हैं, ठीक है, और अचानक से हो रहा है कि कभी 40 डेज़ पे आ जा रहे हैं, कभी वापस 30 डेज़ पे आ जा रहे हैं, कभी 35 डेज़ पे आ जा रहे हैं, कभी फिर 40 डेज़ पे आ जा रहे हैं, इस तरीके से अगर साइक्लिक चेंजेस हो रहा है हर महीने, तब कोई दिक्कत है, देन यू शुड विजिट एंड कंसल्ट अ प्रॉपर गाइनी। ठीक है, जो आपको इसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही चीज़ें हो रही हैं तो दैट मीन्स आपका नेचुरल है, नॉर्मल है। ठीक है, ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क कहते हैं। एक एवरेज इनका पीरियड जो होता है 28 से 29 डेज़ का होता है। कहाँ किस में मिलता है, तो ये हमें मिलता है मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स में मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। ये चीज़ें ही बस आपसे पूछी जाएंगी, इसके बाद और कुछ नहीं है।
हाँ, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो, नहीं ज़रूरत है इतना पढ़ने का, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे ग्राफ से, ठीक है। हम लोग पैराग्राफ नहीं, हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको ना पूरा, हम लोग एक पूरा वो सिस्टम पैरेलल पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे इसको पहले, ठीक है। देखो ध्यान से, FSH है ना, FSH LH, ये दोनों है हमारे पास में पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। ओवेरियन हार्मोन की बात करें ईस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। अब मेरी बात कुछ कुछ समझ के चलना, ठीक है। FSH जो है ये हमारे पास में फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा कि भाई चलो तुम डेवलप करो, ठीक है। LH जो होगा ये हमारे पास ओवुलेशन के टाइम पे आएगा, ठीक है। ये जो आ रहा है पीक, ये LH सर्ज है, जब आएगा ओवुलेशन साथ लाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसके बाद में इस टाइम पे जब ओवुलेशन होगा तो हमारी बॉडी नॉर्मली चाहेगी कि जो बॉडी है वो प्रेग्नेंट हो, इस वजह से यहाँ पे ईस्ट्रोजन का भी पीक आएगा। इसका मतलब फीमेल का जो है वो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दिखेगा, ठीक है। फीमेल को सेक्सुअल एक्टिविटी की अर्ज होगी, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा बॉडी सोचेगा कि अरे भाई अब तक तो जो है उसे ये नहीं पता हमारे बॉडी के साथ में क्या हो रहा है, बट हमारे बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो ये सोचेगा कि ठीक है अगर हमने इतनी सारी चीज़ें कर दी तो ठीक है अब प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। तो अब हमारा बॉडी ये सोचेगा और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएगा और यहाँ पे चाहेगा कि आप प्रेगनेंसी सस्टेन हो। तो ये जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी एंड P फॉर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन होगा यहाँ पे हमारे यूट्राइन वॉल के अंदर। प्रोलिफरेशन मतलब यूट्राइन वॉल मोटा होते जाएगा ताकि अगर इसमें प्लेसेंटा बने तो बेबी को अच्छे अमाउंट में जो है ब्लड सप्लाई हो जाए, ठीक है। तो बेबी हेल्दी रहेगा। तो ये सारा सोच के तो जाएगा बेचारा। अगर प्रेगनेंसी हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये वापस डाउन आएगा प्रोजेस्टेरॉन और ये पूरा जो है मेहनत जो होगा वो खून बाहर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम लोग पैरेलल एक एक करके समझते हैं। ये ओवरव्यू एक देख लिया हमने, अब चलो पैरेलल समझेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले आया FSH का पीक, देख रहे हो यहाँ पे है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे FSH ये रेड वाला है, ठीक है। रेड वाला ऊपर है, अब रेड वाला LH से ऊपर है, मतलब LH से ज़्यादा यानी पीक पे चल रहा है FSH। अब FSH अभी पीक पे है, इसका मतलब यहाँ से फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन्स में कुछ ज़्यादा घंटा मतलब कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और ये हमारा मेंसेस का टाइम चल रहा है, ठीक है। ये हमारे मेंसेस का टाइम चल रहा है। हम मान के चलते हैं 1 दिन से 5 दिन तक हमारी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग फेज चलती है, ठीक है। ये हुआ एक फेज। अब हमारे 6ठे दिन से दूसरा फेज स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। ओवेरियन इवेंट में देखें तो फॉलिकुलर फेज होगा, फॉलिकल डेवलपमेंट का। और अगर हम लोग यूट्राइन इवेंट में देखें तो हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज होगा, ठीक है। ये धीरे धीरे प्रोलिफरेट करेगा। अब आता है हमारे पास मिड साइकिल का इवेंट, जो हमारे पास में LH सर्ज होता है। हालांकि दोनों ही हार्मोन का जो है वो सर्ज आता है, लेकिन हम लोग इसको मेनली LH सर्ज के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ओवुलेशन होगा और यहीं पे हमारे पास में जो ईस्ट्रोजन है इसका एक पीक आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन बेचारा अभी भी कांस्टेंट चल रहा है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास में स्पर्म आ जाता है, पेनिट्रेशन हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होगा। और अगर नहीं भी आता तब भी बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास में यूट्रस को भी थोड़ा सा जो है वो बड़ा करेंगे, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हुई, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में कॉर्पस लूटियम बन रहा है। और यही कॉर्पस लूटियम जो होता है ना, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो एक और चीज़ देखो, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर का जगह बच गया, यह पूरा कॉर्पस यानी लाश बच गया, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम इज अ वर्ड इन इंडिकेटिंग येलो बॉडी, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है, ठीक है। तो यही हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास में क्या करेगा, वो सिक्रीट करेगा। अब जैसे यहाँ पे कॉर्पस लूटियम बना, तो देखो यहाँ पे हमारे पास में जो है प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास में प्रेगनेंसी हुई तो ये जो लेवल है ये ऐसे जाएगा, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये लेवल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जिस दिन पता चला कि ठीक है प्रेगनेंसी नहीं हुई, 4-5 दिन में ये जो है ये इस तरीके से घटेगा। और इसके साथ में एक और ईस्ट्रोजन का सर्ज आएगा थोड़ा सा मूड स्विंग्स के लिए, और यहाँ पे जो है ये वॉल शेड हो जाएगी,
ठीक है। कॉर्पस लूटियम भी डीजनरेट हो जाएगा, मतलब बेसिकली कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा तभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा, क्योंकि कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन अब कहीं से पैदा हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास में शेड आउट हो गया। अब इसके बाद ये साइकिल वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी, और बस यही है मेंस्ट्रुअल साइकिल और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप रीडिंग लगाओ, ये आपका काम है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। नहीं समझ आई तो एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वापस से स्टार्ट करके देख लेना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन देखेंगे अगले टर्न पे हम लोग, साथ ही हम लोग देखेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। विद दिस आई होप आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया हो, जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आया हो, एंड वीडियो समझ आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अभी मैंने बहुत टाइम से वीडियोस, हमेशा ये होता है, ठीक है, तो वीडियोस बहुत टाइम तक नहीं आती हैं, तो मेक श्योर कि वीडियो शेयर करो, टाइम पे लाइक करो, और जो है वो पुश मिलेगा। अभी ज़रूरी है चैनल के लिए पुश लेना, क्योंकि एकदम से फ्रीज़ होते जा रहा है तो चैनल डेड ना हो जाए, तो इसलिए हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। सिंगल हूँ अब यहाँ पे चैनल पे, अकेले मैं ही वीडियोस बनाती हूँ, और मेरे एक साथ में 2 चैनल्स हैं, उस साथ साथ मेरी कॉलेज लाइफ भी चल रही है, तो आई हैव टू मेंटेन ऑल ऑफ द थिंग्स। मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं, सो अगेन अभी मैं वापस से इनएक्टिव होने वाली हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आऊँ 2-3 चैप्टर फटाफट पढ़ाऊँ, फिर थोड़ी इनएक्टिव हो जाऊँ, वैसा अभी टाइम चल रहा है, ठीक है। और तो विद दिस आई होप चीज़ें समझ में आई हो। अभी मैं कोशिश करूँ कि जल्दी जल्दी जो है 12th की सिलेबस कंप्लीट कराऊँ। 11th में मुझे ध्यान नहीं है मैंने कौन कौन से चैप्टर नहीं कराए अभी तक, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो नहीं हुए अभी तक, ठीक है, तो वो भी देख करके मैं कंप्लीट करा दूँगी। और ये सब कंप्लीट हो जाए तो मैं कोशिश करूँगी जनवरी से जो चैप्टर्स प्रॉपर हो चुके हैं उनके कंसेप्चुअल वीडियोज़ हैं वो 10-15 मिनट या मैक्स टू मैक्स 20 मिनट की होगी वो वीडियो। वो एक सिंगल शीट पे वो कंसेप्चुअल मैप होगा पूरे चैप्टर का, हर एक चैप्टर को 20 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे फिनिश अप करने की। उसमें जो है एक मैंने देखा है NCERT ऐप पे ही एक कंसेप्चुअल मैप करके सेक्शन है, जिसमें हर एक चैप्टर की जो है वो कंसेप्चुअल मैपिंग है। उसमें हम लगभग 20 मिनट से भी कम टाइम में एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। अगर चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो आधे घंटा भी लग सकता है रिवाइज करने में, बट वो भी काफ़ी अच्छा जो है वो सेक्शन हमारा बन सकता है। और अगर ये चैप्टर्स आप अलग से पढ़ रहे हो फिर भी हम वहाँ पे चाहे रिवाइज कर सकते हो, तो मैं अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकती हूँ चीज़ों को याद करने की, तो आप वहाँ से गेन कर सकते हो। हालांकि टिप्स और ट्रिक्स बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स बता रहे हैं, मैं भी आपको बताऊँगी जो मैंने अपने टाइम पर सीखा था। तो इसी तरीके से हम पढ़ें, हमें अपना फ़ायदा देखना है, जहाँ से मिल जाए, जो मतलब ऐसा कहते हैं कि जहाँ से जो ज्ञान मिल जाए वहाँ से ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा टाइम है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जहाँ से जो समझ में आ जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह मुझसे ही समझ में आता है, आपके ऑफलाइन टीचर्स होंगे या दूसरे टीचर्स होंगे जिनसे आपको समझ में आता है, आप उनसे पढ़ो, ठीक है। अगर आपको मुझसे समझ में आता है मुझसे पढ़ो। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम सेव करना है, आपको अपना टाइम सही टाइम जगह पे लगाना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया है वहाँ तक एक बार NCERT रीडिंग लगाओ, वहाँ तक आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, एंड उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। हमने बता दिया आपके 3 टॉपिक्स बच रहे हैं, वो 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे हवा वाले टॉपिक्स नहीं, 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो 3 करेंगे हम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय।